हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट 10 कंपनी है जो मैं स्टडी करता हूँ। इस 10 कंपनी के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसमें हम V2 रिटेल का डिस्कशन करेंगे, बजाज स्टाइल का डिस्कशन करेंगे, थॉमस स्कॉट का डिस्कशन करेंगे, वी मार्ट, ट्रेंड, पर्पल यूनाइटेड, साइसिल कलामंदिर, मोंटे कार्लो, VIP क्लॉथिंग्स एंड उसके साथ विशाल मेगा मार्ट। तो इस 10 कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेयर अच्छे कर रहा है और कौन सा प्लेयर एकदम ही बुरा कर रहा है। सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे जो वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट होता है एक एफोर्डेबल स्पेस है। जैसे आप देखेंगे होम सेगमेंट में एक होता है प्राइम होम सेगमेंट और एक होता है आपका एफोर्डेबल सेगमेंट। प्राइम होम सेगमेंट में आप देखेंगे बड़े बड़े जो कंपनी जैसे LIC है, फिर आपका SBI है, जो सारे जो बैंक्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वैल्यू जो एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में आप देखेंगे जैसे आपका इंडिया शेल्टर है, आधार है, एप्टास है, उसके साथ आपका होम फास्ट है। इस तरह का प्लेयर काम करते उस वैल्यू जो एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। इस तरह का अब जो आपका जो क्लोथिंग का जो सेगमेंट है उसमें भी आप देखेंगे आपका एक होता है प्राइम वाला सेगमेंट और एक होता है वैल्यू फैशन सेगमेंट। वैल्यू फैशन सेगमेंट में आप देखेंगे तगड़ा बूम चल रहा है। वैल्यू फैशन सेगमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है और जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एस्पिरेशन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो वैल्यू फैशन सेगमेंट भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। उसमें भी आप देखेंगे जो एवरेज सेलिंग प्राइस का भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही बात है। उसके साथ और एक मेगा ट्रेंड है। आप देखेंगे जो पहले जो वैल्यू फैशन सेगमेंट में जो आपका अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत इस सेगमेंट में पूरा पकड़ता है उसके हाथ में, लेकिन अब अगर देखेंगे धीरे धीरे जो वैल्यू फैशन सेगमेंट में यानी कम दाम वाला जो कपड़े होता है वो सेगमेंट में आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में आप देखेंगे आपका AC वगैरह नहीं होता है, उतना लाइटिंग नहीं रहता है, आपके पास उतना कलेक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज स्पेस में जाएंगे तो उधर देखें आपका AC है, एक सुंदर डेकोरेटिंग है, आपको कोई असिस्ट कर देगा, तो आपको कैसा लग रहा है वो आपको बता देगा। फिर आपको एक अलग ही एक एनवायरनमेंट रहता है। इसीलिए आप देखेंगे धीरे धीरे जो शिपमेंट है वो अनऑर्गेनाइज के से छोड़ के ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है। जैसे आप देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट में आपका B2B हो या फिर B2C हो, अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज की तरफ। ठीक यही हो रहा है आपका वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में। इधर पे भी आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज से जो पूरा मार्केट शेयर है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जितना आप आगे जाएंगे यानी FI 2030 2035 देखेंगे और भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर कम रहा है और ऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। उसके साथ अगर आप देखेंगे इस बार का अगर आप कॉल को गो थ्रू करेंगे हर एक कंपनी का, तो आपको एक दो कॉमन कॉम्प्लेन आपको मिलने को मिलेगा। देखेंगे आप जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, जो yarn वगैरह मिलता है जिससे आपका कपड़ा वगैरह बनते हैं उसका प्राइस बढ़ चुका है। उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ गया है क्योंकि आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है और इंडिया एक नेट इम्पोर्टर है। ऑलमोस्ट 80% से ऊपर का क्रूड हम बाहर से लेके आते हैं। तो क्रूड का जब बढ़ जाते हैं तो हमारा देश का जो पेट्रोल डीजल का भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो इसके रिलेटेड सब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसलिए लोगों के पास जो पैसा होगा, जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए कुछ कंपनी कह रहा है कि हमारा डिमांड में थोड़ा स्लोनेस आ रहा है या फिर अगले आने वाले क्वार्टर में थोड़ा स्लोनेस आ सकता है, थोड़ा लंपीनेस आ सकता है। तो ये बात कर रहा है। कुछ मैनेजमेंट कह रहा है कि जो कॉस्ट बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑलमोस्ट 10% बढ़ चुका है। तो हर एक जो प्लेयर है वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको पास ऑन नहीं कर पा रहा है, कुछ थोड़ा पास ऑन कर पा रहा है, कुछ पूरा ही पास ऑन कर पा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन है। ये जो पूरा मार्केट है इसमें आप देखेंगे इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को रहते हुए भी जो अच्छा एग्जीक्यूट करेगा, जो अच्छा दिशा में जाएगा, जो अच्छा डायरेक्शन में अपना बिजनेस को लेके जाएंगे, जिसका मार्जिन मेंटेन रहेगा, जिसका ग्रोथ मेंटेन रहेगा, जो अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे, जो आपका स्टोर को एक्सपांशन करेंगे, वही इस
रेस में जीतेंगे और उस प्लेयर के खोज में ही हम निकल पड़े हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट का नंबर 1 प्लेयर है V2 रिटेल। तो अगर आप मैंने पूरा एनालिसिस किया, जो मेरे से होता है वो मैंने एनालिसिस किया, लेकिन V2 रिटेल के मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ V2 रिटेल के आसपास वाला कोई कंपनी को देखने के लिए, लेकिन जैसे मेरे को V2 रिटेल के आसपास कोई कंपनी नहीं देख रहा है। सिर्फ आपको ग्रोथ नहीं, हर एक फ्रंट पे मैनेजमेंट का टोन या फिर उसका स्टोर ओपनिंग गाइडेंस, उसके साथ एग्जीक्यूशन, आप तो गाइडेंस बढ़िया दे देंगे। जैसे आपका पर्पल यूनाइटेड सेल्स एक एसएमई कंपनी है, उन्होंने गाइड किया था हम FY27 में 100 स्टोर खुलेंगे। FY26 में इन लोगों ने 100 स्टोर ओपन किया था, तो मैनेजमेंट ने कहा था हम इसको डबल कर देंगे यानी 200 कर देंगे। तो FY27 में हम 100 स्टोर ओपन करेंगे। अगर आप करेंट डेटा देखेंगे, उन लोगों ने अभी तक 10 से 12 स्टोर ओपन किया है, ऑलमोस्ट 4 महीना बीत चुका है तो आपका FY27 का। तो इस तरह का आपको बड़े बड़े लेक्चर तो हर एक बिजनेस दे सकते हैं, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन देखना है, आपको डेटा फैक्ट पे बात करना है। तो इस डेटा फैक्ट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो V2 रिटेल का आसपास कोई बिजनेस अभी नहीं है। अगर उसके आसपास रहता तो बहुत अच्छा होता। तो ही है, तो मैंने बहुत ट्राई किया इसके आसपास वाला कोई कंपनी को ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने फेल किया, मैंने ढूंढ पाया नहीं, यही बात है। तो V2 रिटेल का अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 58% से किया है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके साथ इन लोगों ने रैपिड वे में स्टोर ओपन कर रहा है। पिछले साल में यानी FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 140 स्टोर ओपन किया था। फिर मैनेजमेंट ने गाइड किया था हम 150 स्टोर ओपन करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे। तो इस तरह का गाइडेंस चल रहा है। और अगर आप Q1 में देखेंगे तो Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 57 स्टोर ओपन कर दिया है। और अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे 400 प्लस स्टोर हो चुका है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 200 स्टोर ओपन करेंगे। तो जिस रेट से भाग रहा है, जिस रैपिड स्पीड से ये भाग रहा है, ये इजीली 200 स्टोर ओपन करेंगे। मेरे को लगता है ये 200 से भी ऊपर का स्टोर ओपन कर देंगे। तो ये बात है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि थोड़ा रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह बढ़ चुका है, लेकिन इन लोगों ने भी अपना जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट की वजह से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है वो इसको पास ऑन कर दिया है। तो ये दिखाता है बिजनेस में स्ट्रेंथ है। अगर आपका बिजनेस में स्ट्रेंथ होगा, अगर आपका ब्रांड है, अगर आपका जो कपड़े हैं वो बेहतरीन है, अगर जो कस्टमर है आपका प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, तो आप इजीली 4-5-6% का आप एक्स्ट्रा कॉस्ट को इजीली आप पास ऑन कर पाएंगे। और V2 भी यही कर रहा है, ये दिखाता है आपका ब्रांड वैल्यू। तो यही बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका SSG का भी गाइडेंस है 8 से 10% का। इस क्वार्टर में 7.5 का SSG आया है, तो इसके ऊपर बहुत हल्ला हो चुका है। लेकिन मेरे को जो लगता है, तो अगर आप देखेंगे V2 रिटेल का जो नया स्टोर है वो रैपिडली नया स्टोर ओपन कर रहा है। आपका SSG कैलकुलेट होता है 1 साल का पुराना वाला जो स्टोर है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या ग्रोथ है, वो आपको दिखाता है SSG। अगर आप V2 रिटेल का देखेंगे, मैं थोड़ा एजम्पशन के साथ प्ले कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा है। तो अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे उसके पास 400 स्टोर है। अगर आप 1 साल पुराना स्टोर देखेंगे तो उसके पास ऑलमोस्ट 150 से 200 होगा, 150 स्टोर होगा। तो नया स्टोर क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका SSG थोड़ा डाउन है। उसके साथ सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर भी थोड़ा डाउन है, क्योंकि आप देखेंगे नया स्टोर आ रहा है। जो नया स्टोर होता है उनमें आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर एकदम में 1000 नहीं पहुंच जाएगा। ये आपका 300, 400, 500, 700, 800 ऐसे होते होते 2-3-4 साल बाद ये 1000 रुपये में पहुंचते हैं। तो क्योंकि इसके पास जो नया स्टोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका नया स्टोर का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है वो 500 से 700 होता है। तो क्योंकि आपका बहुत हाई ब्रांचेस ऑफ यानी बहुत सारे स्टोर्स है जो 500 से 700 के बीच है, तो इसीलिए आप देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर ग्रो हो रहा है, लेकिन उतना रैपिड से नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है हम इसे 1000 से 1200 में लेके जाएंगे। ये मैनेजमेंट का एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, एक टारगेट है, ये आप कह सकते हैं। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 55% से ग्रो हुआ है। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे इस लेवल का वॉल्यूम ग्रोथ किसी का भी नहीं है। तो यही बात है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस से अगले 2 से 3 साल हम इजीली 50% से ग्रो करेंगे। और इस साल में इसका गाइडेंस है हम 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे। नेक्स्ट साल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 250 स्टोर ओपन करेंगे। इस तरह का इसका गाइडेंस है। रैपिड वे में ये ग्रो कर रहा है। आपको सिर्फ देखना है इसका
TPLC का नंबर 8 से 10% में होना इसका चाहिए। उसके साथ मार्जिन को भी आपको देखना है, क्योंकि जो अभी रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये आपका अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जो सेल्स इफेक्ट हो सकता है। तो आपका सेल्स का नंबर देखना है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 50%, मार्जिन देखना है, TPLC का नंबर देखना है। ये 3-4 पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से इस बिजनेस को एनालिसिस कर पाएंगे। उसके साथ अगर आप देखेंगे V2 रिटेल को, तो V2 रिटेल ने बोला है कि आपका जो अभी तक जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छे डिमांड है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए और एक बात आपको देखना होगा। कोई भी जो वैल्यू बेस्ड रिटेल सेगमेंट में जो इस साल अगर आप देखेंगे जो दुर्गा पूजा या फिर जो दीपावली जो आया है वो Q3 में आया है, लेकिन पिछले क्वार्टर में वो Q2 में आता, पिछले साल यानी इसके आगे वाले साल में FY 26 में वो Q2 में आया था। तो इसलिए आपका Q2 का नंबर थोड़ा 19-20 लग सकता है। तो अगर आप इसको इक्वली देखना है तो आपको Q2 और Q3 मिला के देखना होगा, क्योंकि फेस्टिवल जो आया था इस साल Q3 में आ रहा है, पिछले साल जो बीत गए वो आया था Q2 में, इसीलिए आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये आपको रिजल्ट जब आउट होगा उस टाइम पे आपको ये बात आपको आपके ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट ने भी बताया, बहुत सारे मैनेजमेंट में ये बताया है। तो ये ओवरऑल आपका V2 रिटेल का बात। तो V2 रिटेल के आसपास कोई कंपनी नहीं है। अगर आप इसका फॉरवर्ड पे कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 35 से 40 के फॉरवर्ड पे में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, और कुछ दिन से ऑलमोस्ट 1 साल से बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट का ऊपर नीच होना ये बिजनेस के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का बिजनेस अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे टाइटली पकड़ के बैठे। तो यही बात है आपका V2 रिटेल के ऊपर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजाज टाइल। अगर आप 2-3 क्वार्टर पहले अगर V2 रिटेल के साथ कोई कंपनी का कंपेयर होता तो वो बजाज टाइल या फिर स्टाइल बाजार के साथ होता था, लेकिन अब इन सिचुएशन में अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में बजाज टाइल एकदम ही अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मार्जिन उतना गिरा नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउन हुआ है। फिर उसका जो नंबर उतना अच्छा नहीं है, स्टोर लेवल एक्सपांसन भी उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट 40 से 50 स्टोर ओपन करने का यह इसका गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट पहले कॉल वगैरह करता था, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इन लोगों ने कॉल करना भी बंद कर दिया है। तो यही बात है, मोटा मोटी मैनेजमेंट का गाइडेंस है, मोटा मोटी 25% ग्रोथ का गाइडेंस है, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है ये बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से। तो यही है बजाज स्टाइल के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक बेकार कंपनी जिसका नाम है साइसेल कला मंदिर। अगर आप देखेंगे साइसेल कला मंदिर, पहले ये लोग गाइड करता था हम 18 से 20% में ग्रो करेंगे, लेकिन अब ये धीरे धीरे लास्ट क्वार्टर में कहा 15% से ग्रो करेंगे, आप कह रहे हैं 10 से 12% में ग्रो करेंगे, यानी इसका रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। उसके साथ इसका मार्जिन भी इफेक्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे EBITDA मार्जिन 15 से गिरकर 13 हो चुका है, पैट मार्जिन 8 से गिरकर 7 हो चुका है, तो इसका गाइडेंस भी उतना अच्छा नहीं कर रहा है। उसके साथ ये एक साउथ इंडिया बेस्ड एक प्लेयर है, ये अपना एक्सपांसन उतना तेज़ी से नहीं कर पा रहा है। उसके साथ स्टोर लेवल एक्सपांसन भी उतना तेज़ी से हो नहीं रहा है, 10 से 12 स्टोर ये लोग ओपन कर रहा है। और एक बात, साइसेल कला मंदिर एक साड़ी बेचने वाला कंपनी है मेनली, ये साउथ इंडिया में से कंपनी है। साउथ इंडिया में जो इसके पास बहुत सारे ब्रांड है, जैसे आपका कला मंदिर है, स्टोर फॉर्मेट का नाम है कला मंदिर है, बड़ा महालक्ष्मी है, मंदिर है, बल्ली सिल्क है, केलिम फैशन मॉल है, इस तरह का बहुत सारे इसका नेम पे बहुत सारे स्टोर है। इस स्टोर के थ्रू ये लोग साड़ी वगैरह बेचते हैं, मेनली साड़ी का बिजनेस करते हैं। तो ये बात है, इसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने बहुत सारे रोना रोए अपने कॉल में, अधिक मास था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके साथ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो मार्जिन घट सकता है, तो बहुत सारे बात मैनेजमेंट ने कहा है। तो और उसके साथ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि ये लोग कर्नाटक में बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है, तो ये लोग जो एक्सपांसन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन ये लोग कर्नाटक में कर रहा है। उसके साथ ये लोग पुणे में भी एंटर कर रहा है, यही पॉजिटिव बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो H2 होगा वो बेहतर होगा, लेकिन ये जो बोलता है वो नहीं करते हैं, इस तरह का बात इसके साथ है। और तो आपको देखना होगा, आपको डेटा के हिसाब से बात करना होगा, और इसका बातों से आपको नहीं जाना है, इसके डेटा से आपको जाना है, यही सिंपल बात है। तो यही मोटा मोटी बात है। तो स्टोर लेवल गाइडेंस मैनेजमेंट नहीं देता है, और मैनेजमेंट ने मोटा मोटी गाइडेंस भी उस तरह का नहीं दिया है। मोटा मोटी 10 से 12% ग्रोथ वाला कंपनी है। पी आपको सिंगल डिजिट में मिल जाएगा, लेकिन इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस सही दिशा में जाना चाहिए, डायरेक्शनली
टुवर्ड्स नॉर्थ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, आपका बिजनेस का डायरेक्शन अच्छे दिशा में होना चाहिए। अगर डायरेक्शन अच्छे दिशा में नहीं होगा तो आपका बिजनेस पैसा नहीं बनाएगा। तो यही बात है। फिर हम डिस्कस करेंगे वीआईपी क्लोथिंग के बारे में। तो वीआईपी क्लॉथ वो भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, उसका भी कुछ प्रीमियम वगैरह बैंड वगैरह लेके आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है प्रीमियम बैंड बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसका जो रिपरकशन उसके रिजल्ट में नहीं शो हो रहा है। मार्जिन भी गिर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी डाउन हो चुका है। तो ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट भी रोया कि हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे। तो वीआईपी क्लोथिंग भी उतना अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे विशाल मेगा मार्ट। ये भी पहले अच्छा कर रहा था, ये कि जो वी मार्ट रिटेल है उसके साथ ये लोग कंपेयर कर रहा था, उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन अगर आप करंट फ्यूचर्स में देखेंगे वो भी अभी अच्छा नहीं कर रहा है। तो विशाल मेगा मार्ट की अगर आप बात करेंगे तो इसका भी मार्जिन वगैरह ठीक ठाक ही है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे 18-20% से ग्रो कर रहा है, पहले ये 20-25% से ग्रो करता था। तो यही बात है, मैनेजमेंट पहले गाइडेंस देता था कि हम मोटा मोटी 20 से 25% में ग्रो करेंगे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने गाइडेंस देना बंद कर दिया है। मैनेजमेंट ने बहुत रोना रोया आपके कॉन कॉल में। इन्फ्लेशन जो हिट हो रहा है, इसके वजह से सिक्वेंशियल क्वार्टर ख़राब हो सकता है, यानी अगले आने वाले क्वार्टर इसका ख़राब हो सकता है, मार्जिन थोड़ा डाउन हो सकता है। उसके साथ और एक बात जो इन लोगों ने कहा है कि हम स्मॉल फॉर्मेट में स्टोर ओपन करेंगे। मेरे को ये बात एकदम अच्छा नहीं लगा है। लोग कहते हैं कि हम बड़ा स्टोर ओपन करेंगे, हाई स्ट्रीट में ओपन करेंगे, बड़े बड़े मॉल पे जाएंगे और अदर स्टेट में जाएंगे, इस तरह का बात करते हैं। ये बात कर रहा है छोटे छोटे दुकान खुलने का, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा है। और मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दे रहा है। ये आपको दर्शाता है कि मैनेजमेंट भी श्योर नहीं है इसका बिजनेस क्या करेगा, कैसे करेगा। तो ये मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लगा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा हम रैपिड वे में स्टोर ओपन करेंगे। रैपिड का मतलब होता है आपका, इसका रैपिड का मतलब है 80 से 90 स्टोर ओपन करना। और V2 रिटेल कहता है हम रैपिड स्टोर ओपन करेंगे। कितना रैपिड? वो 200 स्टोर ओपन करता है। तो यही इसका रैपिड का परिभाषा है। तो यही बात है, उतना अच्छा एट्रैक्टिव बेट नहीं है। फिर ट्रेंड का बात करेंगे। ट्रेंड तो आप सबको पता है, एक टाइम पे 40-50% में ग्रो करता, शेयर होल्डर का बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया। उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे इसको बेस बड़ा होते गए, धीरे धीरे इसका भी ग्रोथ थोड़ा धीमा हो गया। अभी आप देखेंगे पहले जो 40-50% से ग्रो करता, अब ये ग्रो कर रहा है 20% से। कभी 18 करता है, कभी 20 करता है, कभी 22 करता है, इस लेवल से ग्रो कर रहा है। तो यही बात है, हाई पी वाला एक स्टॉक है, उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन बिजनेस वाइज ख़राब नहीं है। यही मोटा मोटी बात। उसके साथ मैनेजमेंट तो इसका जो 3 फॉर्मेट है, एक है आपका वेस्ट साइड, दूसरा है जूडियो बहुत फेमस है। जूडियो में आपका थोड़ा एफोर्डेबल क्लोथ्स मिलता है, और आपका वेस्ट साइड में थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है। उसके साथ लाइफस्टाइल का ब्रांड है, और ये लोग ब्यूटी, पर्सनल केयर, इनरवेयर, फुटवेयर, इस तरह का सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। और इस सेगमेंट से ऑलमोस्ट इसका 21% रेवेन्यू इसका आ रहा है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड का बात। अब चलते हैं वी-मार्ट रिटेल का। वी-मार्ट रिटेल एक कंपनी है जो मोटा मोटी अच्छा कर रहा है, V2 के साथ कंपेयर नहीं है, लेकिन अच्छा कर रहा है, डायरेक्शनली अच्छा कर रहा है। अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 23% से ग्रो करता है। तो पहले अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था वो था 15% का। उसके बाद इन लोगों ने कहा हम 18 से 20% में ग्रो करेंगे। अब कह रहा है हम 20% से ग्रो करेंगे, यानी 20% प्लस से ये ग्रो करेंगे, ये मैनेजमेंट ने कह रहा है। उसके साथ इसका अगर आप देखेंगे 3 सेगमेंट है। पहले इसका जो वी-मार्ट रिटेल है वो आपका नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में काम करते हैं, और इन लोगों ने साउथ का जो मार्केट है उसको पकड़ने के लिए इन लोगों ने आपका जो अल्टीमेट करके एक एक्वायर किया था। उसके बाद इन लोगों ने इस अल्टीमेट के थ्रू आपका साउथ में भी एंटर किया, और उसके साथ वेस्ट सेगमेंट में भी एंटर करना स्टार्ट कर दिया। और इसका लाइम रोड करके एक बिजनेस है, वो अभी लॉस मेकिंग है, एबिटा नेगेटिव है उसका, वो ऑनलाइन सेगमेंट में काम करती है। यानी आपका जो इसका स्टोर है, तो स्टोर से माल लेके वो आपका ऑनलाइन भेज देता है। इस तरह का सेगमेंट है इसका लाइम रोड। इसका V2 भी बढ़िया कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा कर रहा है आपका लाइम रोड वाला, अनलिमिटेड वाला सेगमेंट। अनलिमिटेड जो साउथ में काम करते हैं, मैनेजमेंट ने कहा उसका साउथ वाला जो डिवीजन है वो एकदम तगड़ा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो इसका अनलिमिटेड वाला सेगमेंट 33% से ग्रो किया है, वी-मार्ट 21% से ग्रो किया है, और लाइम रोड 18% से ग्रो किया है। लेकिन उसका एबिटा अभी भी नेगेटिव है, जो -46 करोड़ था वो घट के आ चुका है -28 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे इसका जो एबिटा लॉस है, यानी इसका जो लॉस है वो भी धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है, वो भी एक अच्छी बात है।
तो इसका तीनों जो सेगमेंट है बड़े अच्छे कर रहा है, लेकिन इनमें से इसका अनलिमिटेड वाला सेगमेंट सबसे अच्छा कर रहा है और साउथ वाला बिजनेस इसका तगड़ा कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा इफेक्ट आया है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो ग्रॉस मार्जिन इफेक्ट आया वो मेनली जो इसका इन्वेंटरी असॉर्टमेंट के वजह से हुआ है, यानी इसका जो पुराना जो माल था उन लोगों ने इसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दे के बेच दिया, इस तरह का कुछ काम किया, इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा इफेक्ट हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, ये बात सही है, और इन लोगों ने कुछ प्राइस हाइक किया है मैनेजमेंट ने कहा है, लेकिन थोड़ा 1% का मार्जिन थोड़ा इफेक्ट होगा ग्रॉस मार्जिन। ये उतना मैनेजमेंट उतना भी कॉशियस नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा है ये 19-20 आपका बिजनेस में आएगा, ये पहली बार नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने कहा हम जो वेंडर के साथ भी नेगोशिएट करेंगे और उसके साथ जो अपना थोड़ा प्राइस हाइक भी करेंगे, थोड़ा हिट हम भी लेंगे, इससे हम इस पूरा जो इन्वायरमेंट है इसको हम टैकल कर देंगे। तो यही है मोटा मोटी बात। तो इसका भी अगर आप ट्रिपल एसी देखेंगे ऑलमोस्ट 9% है, इनमें से अगर आप इसका अनलिमिटेड वाला सेगमेंट देखेंगे तो 13% इसका ट्रिपल एसी है। तो इसका अनलिमिटेड वाला सेगमेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहा है, आपको इसका अनलिमिटेड वाला सेगमेंट अच्छे से देखना है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन आपका भीमा डिटेल के ऊपर। अगर आपको सेकंड पोजीशन में रखना है तो भीमा डिटेल को आप रख सकते हैं, और कोई कंपनी मेरी नज़र में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आपका मोंटे कार्लो फैशन। अगर आप देखेंगे मोंटे कार्लो फैशन जो स्वेटर्स के लिए जाना जाता है, तो जब मैंने छोटा था तो तब इसके बारे में मैंने जाना था कि मोंटे कार्लो स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सिर्फ स्वेटर्स नहीं, कॉटन सेगमेंट में भी आप एंटर किया है, उसके साथ आपका जूते वगैरह इस सेगमेंट में भी अभी एंटर किया है। लेकिन अभी भी इसका मेजोरिटी रेवेन्यू आते हैं आपका स्वेटर सेगमेंट से। और आपका स्वेटर सेगमेंट को आपको पता ही है, स्वेटर सेगमेंट हमारे जैसे इंडिया जैसा कंट्री में आपको 2-3 महीने के लिए स्वेटर लगता है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट बिजनेस हो गया। इसीलिए मैनेजमेंट ने धीरे धीरे मैनेजमेंट कहा है कि हम अभी भी मेजोरिटी रेवेन्यू स्वेटर से आ रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे 1-2 साल के अंदर जो स्वेटर से रेवेन्यू ज़्यादा कॉटन सेगमेंट से आने का, और कॉटन सेगमेंट में आपको ज़्यादा मार्जिन भी मिलता है स्वेटर के साथ कंपेयर करने से। तो ये लोग ट्राई कर रहा है मेजोरिटी रेवेन्यू कॉटन सेगमेंट से ले आने का, यही बात है। तो ये मोटा मोटी बात है। इसका भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ है, और उसके साथ इसका Q1 बहुत ही वीक क्वार्टर होता है। क्यों होता है? तो आपका जो Q4 के बाद जब उसका जो स्वेटर्स वगैरह है वो रिटर्न आते हैं इसके पास, तो इसीलिए इस टाइम पे इसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन इसका कॉटन वाले सेगमेंट अच्छा कर रहा है। कॉटन वाला सेगमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 23% से, और इसका होम लाइफस्टाइल वाला भी एक सेगमेंट है, होम टेक्सटाइल वाला सेगमेंट, वो भी 42% से ग्रो कर रहा है। तो यही बात है मोटा मोटी। और उसके साथ इसका कमेंट्री भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, वो एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस था, पहले मैनेजमेंट ने जो कहा था कि हमारा एबिटा मार्जिन मोटा मोटी 9% रहेगा, लेकिन अब मैनेजमेंट कह रहा है हमारा एबिटा मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से नीचे आएगा। और उसके साथ मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि हम 10 से 12%, 15% में ग्रो करेंगे। आप वो कह रहा है कि हम लो डबल डिजिट में ग्रो करेंगे, यानी 10 से 12। तो पहले गाइडेंस था आपका 10 से 15, आप कह रहा है 10 से 12, यानी इसका भी गाइडेंस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो एकदम ही शेयर होल्डर को या फिर मार्केट को पसंद नहीं आता है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है हम 40 से 45 EBO ओपन करेंगे, यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हम ओपन करेंगे। तो ये है मोंटे कार्लो डील उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद हम पार्पेल यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा मैंने डिस्कस कर दिया है। पार्पेल यूनाइटेड SME कंपनी है, वो आपका किड्स के लिए आपका सामान वगैरह बेचते हैं, इस तरह का बिजनेस है। और मैनेजमेंट ने कहा था हम 100% से ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट जो एक आपका लाइन था, मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इस साल 100 स्टोर ओपन किया है, यानी FY26 में इसके पास 100 स्टोर है। मैनेजमेंट ने कहा है हम और 100 स्टोर ओपन करेंगे FY27 में, लेकिन अभी तक उन्होंने 10 से 12 स्टोर ओपन किया है। तो उतना मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा है बिज़नेस के ऊपर। मैं थोड़ा एक्साइटेड था इस बिज़नेस के ऊपर, जब मैनेजमेंट ने बोला था हम एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर ओपन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपका इसका B2B वाला सेगमेंट में भी है, B2C वाले सेगमेंट में भी है, ई-कॉमर्स सेगमेंट में भी हम धीरे धीरे पेनिट्रेट करेंगे, इस तरह का बहुत अच्छे खासे बात किया था। लेकिन इसका जो स्टैट आ रहा है, इसका जो डेटा आ रहा है, उतना सेटिस्फाइंग डेटा नहीं है। तो यही मैं कहूँगा पार्पेल यूनाइटेड के बारे में, उतना अच्छा डील नहीं है। फिर हम और एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है थॉमस स्कॉट इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे को लगता है नंबर 1 पे अगर आपका रहेगा V2 रिटेल, तो नंबर 2 में रहेगा 2 बिजनेस, एक थॉमस स्कॉट और दूसरा है आपका
वी मार्ट रिटेल। तो एक नंबर पे V2 रिटेल और दो नंबर पोजीशन में रहेगा थॉमस स्कॉट और उसके साथ वी मार्ट रिटेल। थॉमस स्कॉट के बारे में अगर आप बताएंगे तो थॉमस स्कॉट का बिजनेस मॉडल का दो पार्ट है, एक है आपका B2B वाला सेगमेंट और एक है आपका B2C वाला सेगमेंट। अगर आप देखेंगे इसका मेनली जो रेवेन्यू आते हैं यानी 94% रेवेन्यू इसका आते हैं B2C सेगमेंट से और ऑलमोस्ट 6 से 7% रेवेन्यू आते हैं इसका B2B वाला पार्ट से। तो B2B वाले पार्ट में क्या करते हैं, इसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये लोग अपना कपड़ा वगैरह बनाते हैं और उसको ये लोग दूसरे कंपनी को बेचते हैं, जैसे आपका बिंग ह्यूमन, रेमंड्स, उसके साथ मैक्स, इस तरह का जो बड़े बड़े जो ब्रांड है उसको ये माल बेच देते हैं। और B2C सेगमेंट में ऑलमोस्ट 96 से 94% के रेवेन्यू आते हैं। उनमें इसका खुद का भी एक ब्रांड है जो आपका थॉमस स्कॉट करके है और एक दूसरे ब्रांड का भी माल ये लोग सेल करते हैं। दूसरे ब्रांड का माल यानी लाइसेंसिंग ब्रांड करते हैं, वो मिंत्रा, जैसे आपका मिंत्रा है, फिर आपका एजियो है, मैक्स, इस तरह का जो ऑनलाइन सेगमेंट के थ्रू भी ये लोग बेचते हैं। और खुद का ब्रांड यानी थॉमस स्कॉट का जो ब्रांड है उसका भी ये लोग SKU में यानी दूसरे होलसेल में बेचते हैं, दूसरे दुकान में, और उसके साथ खुद का भी ऑफलाइन स्टोर है। लेकिन इसके पास पाँच ऑफलाइन स्टोर है, पहले 6 था, इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने देखा है 5, यानी एक स्टोर इन लोगों ने ऑफ किया है यानी क्लोज किया है। तो इसके पास 5 स्टोर्स है, लेकिन वो जो स्टोर्स है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो EBITDA ब्रेक इवन में हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट स्टोर ओपनिंग के बारे में थोड़ा स्लो है, ये मेरे को थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा है। आपका स्टोर EBITDA ब्रेक इवन हो रहा है, आपने कहा वो बेंगलोर में, इसका ज़्यादा सब स्टोर इसका बेंगलोर में ही है। तो मैनेजमेंट ने कहा है हमारा EBITDA ब्रेक इवन हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है हम थोड़ा देख के, थोड़ा सोच के हम स्टोर ओपन करेंगे। ये बात मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपका स्टोर अच्छे कर रहा है, अगर आपका ब्रेक इवन हो रहा है सही टाइम पे, तो आप तो जो एग्रेसिव होना चाहिए स्टोर ओपनिंग के बारे में। लेकिन मैनेजमेंट में इस तरह का भूख नहीं दिख रहा है, मैनेजमेंट थोड़ा ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा ऑनलाइन सेगमेंट में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो हम ऑनलाइन सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। यही बात है, मैनेजमेंट का नेक्स्ट ईयर हम और नया कुछ स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, ये बात है। और उसके साथ अगर आप FY26 में देखेंगे, इसका ग्रोथ था 58%, यानी 50 से 60% का ग्रोथ करने वाला एक कंपनी था। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ हो चुका है 22% से। तो नंबर आपको खराब लगेगा, मेरे को भी खराब लग रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो लास्ट 2 साल का जो ग्रोथ है यानी 50-60% से, इस साल में भी हम ग्रो करेंगे। Q1 थोड़ा लीन क्वार्टर होता है, हम Q2 से हमारा रिजल्ट और बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा, हम 50-60% से ही अपना ग्रोथ को जारी रखेंगे, ये बात मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा हमारा EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होगा। अभी भी मोटा मोटी 13% में इसका EBITDA मार्जिन चल रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 12 से 13%। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा EBITDA मार्जिन हर एक क्वार्टर में धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने एक नया लाइसेंसिंग ब्रांड को एक्वायर किया है, तो जो प्रीमियम सेगमेंट में, यानी ये प्रीमियम सेगमेंट में प्ले कर रहा है। तो इस मैनेजमेंट का, क्योंकि ये लोग प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो मार्जिन अगले आने वाले क्वार्टर में और भी इम्प्रूव होता रहेगा। उसके साथ इन लोगों ने जो वुमेन सेगमेंट में भी एंटर किया है। मैनेजमेंट को ऑलमोस्ट 80% के ऊपर का रेवेन्यू मेन सेगमेंट से आते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में 2 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट ने वुमेन सेगमेंट में एंटर किया है। मैनेजमेंट ने कहा इसका वुमेन सेगमेंट बहुत ही इंकरेजिंग रिजल्ट शो कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा इसका वुमेन सेगमेंट बहुत बढ़िया कर सकता है। जो बॉटम वायर, आपका टॉप वायर, ये सब बनाते हैं, ये सब सेल करते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो वुमेन सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा वो कॉन्फिडेंट है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो इस क्वार्टर में भी सेल और बहुत बढ़िया होता, लेकिन हम लोगों ने डिस्काउंट देके सेल करना बंद कर दिया है। यानी ये जो ऑनलाइन में सेल करते हैं, मैनेजमेंट ने कहा है हम डिस्काउंट कम दे रहा है, लेकिन हम प्रमोशन सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सेल्स वगैरह डाउन हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो अगले आने वाले जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है उनमें हम जो हमारा जो टारगेट है उसको हम इजीली अचीव कर लेंगे, उसके साथ मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन आपका थॉमस स्कॉट इंडिया के ऊपर। मेरे को ये बिज़नेस अच्छे लग रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो आपको रिज़ल्ट इसका देखना होगा, रिज़ल्ट आपको फॉलो करना होगा। इसका मार्जिन वगैरह चल रहा है, इसका जो ऑफलाइन स्टोर बढ़िया कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो स्टोर ओपनिंग थोड़ा और रैपिड होना चाहिए था, क्योंकि वो स्टोर प्रॉफिटेबल हो रहा है तो आप नया स्टोर ओपन नहीं कर रहा है, ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है। मैनेजमेंट ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है,
तो यही बात है। तो आपको देखना है थॉमस स्कॉट बिजनेस को, आपको देखना है बिजनेस अच्छे हो सकता है। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो 10, 12, 13, 12 से 13 इसके प्राइस टू बुक नहीं, इसके फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है FY27 के फॉरवर्ड पी में। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, लेकिन बिजनेस को आपको देखना होगा। अगर ये ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाते रहे, मार्जिन को इम्प्रूवमेंट करते रहे, तो ये बिजनेस अच्छे हो सकता है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन पूरा एकदम वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट के ऊपर। अगर आप इस सेगमेंट में 3 बिजनेस आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल V2 रिटेल, ये आपका अनडिस्प्यूटेड किंग है, इसके आसपास कोई नहीं है। उसके बाद हम V-Mart रिटेल और थॉमस स्कॉट इंडिया, इस 2 बिजनेस को आप देख सकते हैं। और पारपेल यूनाइटेड मेरे को उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, फिर भी हम देखेंगे, थोड़ा ट्रैक करेंगे। एसएमई बिजनेस है तो हम थोड़ा उसको ट्रैक करेंगे, तो मैनेजमेंट जो बताया था वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है ओवरऑल डिस्कशन थॉमस स्कॉट इंडिया के ऊपर। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।